नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधिक रक्षा के जरिए हमने जो उद्देश्य बनाया था, जिस उद्देश्य को लेकर हम विधिक रक्षा की यात्रा को जारी रखे हैं, उसमें बराबर आप सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, उसमें मेरे कुछ जूनियर अधिवक्ता बंधुओं ने मुझसे निवेदन किया था कि आप कुछ ऐसा टॉपिक बनाइए, ऐसा वीडियो बनाइए कि जो हम लोगों के रेगुलर यूज में काम आ सके। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं ये टॉपिक उठाने जा रहा हूं, जिसमें मैं सिविल कोर्ट्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से शब्दों का यूज होता है हमारे यहाँ। और कभी कभी होता है कि आप उस चीज के बारे में जानते तो रहते हैं, लेकिन उसका कोई और नाम आपके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आप उन चीजों को समझ नहीं पाते। खासकर जो जूनियर अधिवक्ता हैं, वो इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सब के बारे में बता सकूं। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सिविल केसेस से। सबसे पहले मैं सिविल केसेस के टाइप्स बताऊंगा आपको कि अलग अलग तरह के कैसे कैसे केसेस दायर किए जाते हैं, कैसे मुकदमे दायर किए जाते हैं सिविल कोर्ट्स में, जिसके बारे में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए अधिवक्ता आते हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सिविल में ओरिजिनल सूट, यानी कि रेगुलर सूट भी इसको हम कहते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ओएस या आरएस लिखते हैं। आरएस रेगुलर सूट और ओएस ओरिजिनल सूट। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो मूलवाद कहते हैं, या इसी को साधारणवाद भी कहते हैं। तो जो सिविल के मुकदमे होते हैं, जो दावे दायर किए जाते हैं, दावा आपने सुना होगा अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो, जो दावे दायर किए जाते हैं वो साधारणवाद की ही श्रेणी में आते हैं। वो किसी भी प्रकार का दावा हो सकता है। दावे कई प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। स्थायी व्यादेश का हुआ, या फिर जो है निरस्तीकरण का हुआ। इस तरह के कई तरह के दावे होते हैं। तो इन सभी दावों को मूलवाद की श्रेणी में रखा जाता है, जिनको आरएस या ओएस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। अब बात करते हैं मिसलेनियस केसेस की। मिसलेनियस केसेस में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ओएस आपका है। ओएस जो है वो जो दावे दायर किए जाते हैं, दावे के जरिए जो मुकदमा दायर किया जाता है, वो ओएस की कैटेगरी में आता है। और जो प्रार्थना पत्र के द्वारा या एप्लीकेशन दी जाती है किसी कोर्ट में, और एप्लीकेशन के द्वारा जो केसेस फाइल होते हैं, वो मिसलेनियस केसेस की श्रेणी में आते हैं जब आप सिविल के मुकदमे कर रहे हो। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई दावा दायर किया था, कोई साधारणवाद आपका गतिमान था, और वो साधारणवाद किसी वजह से खारिज हो जाता है। तो उस साधारणवाद को जब आप रिस्टोर कराने जाते हैं, तो आपकी मिसलेनियस जो है एप्लीकेशन पड़ती है, और वो मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज होती है। और वो तब तक मिसलेनियस के रूप में चलती रहेगी जब तक कि उस मिसलेनियस एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हो जाता है। अगर वो अलाउड होती है तो आपका जो मूलवाद है वो रिस्टोर होके फिर से अपने पुराने उसी नंबर पे चलना शुरू हो जाता है। जो मिसलेनियस वाद होते हैं उसको हम प्रकीर्णवाद भी कहते हैं। हिंदी में अगर उसको कहेंगे तो वो प्रकीर्णवाद होता है, और अंग्रेजी में अगर हम उसकी बात करें तो वो मिसलेनियस केस होता है। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन को हिंदी में इजरायवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजरायवाद। इजरायवाद क्या होता है कि जो आपका मूलवाद होता है, सपोज करिए आपने स्थायी व्यादेश के लिए कोई दावा दायर किया था, और वो दावा वादी के पक्ष में डिक्री हो जाता है। जब वादी के पक्ष में डिक्री हो जाती है तो उसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि जो कोर्ट का आदेश होता है, उस आदेश का अनुपालन, उस आदेश का कंप्लायंस कराया जाता है एग्जीक्यूशन के जरिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी जमीन पे किसी और का कब्जा था, कोई और या दौरान मुकदमा कब्जा कर लेता है, या हो सकता है कि आपका वाद कारण ही वही रहा हो, आपकी जमीन पे कब्जा कर लेता है और आप मुकदमा जीत जाते हैं। उसके बावजूद आप उस जमीन पर कब्जा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है।
और इस एग्जीक्यूशन के अंतर्गत आपको उस जमीन पे कब्जा दिलाया जाता है, या जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का कंप्लायंस एग्जीक्यूशन के जरिए कराया जाता है। तो ये था एग्जीक्यूशन। इसके बाद आपने एक और सुना होगा एससीसी। एससीसी यानी कि स्मॉल कॉज केस। एससीसी हिंदी में इसको कहते हैं लघुवाद। एससीसी को लघुवाद कहते हैं और एससीसी का फुल फॉर्म जो है वो स्मॉल कॉज केसेस है। स्मॉल कॉज केस में क्या होता है कि जैसे जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन उनके हिसाब से बने हुए हैं। उनकी पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन आपने सुना होगा, आर्थिक सुनवाई क्षेत्र होता है सिविल कोर्ट्स में। तो जो बहुत छोटे मुकदमे होते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से बहुत छोटे मुकदमे होते हैं, कम पैसों के, या कोई छोटे विवाद के ऊपर कोई मुकदमा होता है, तो वो लघुवाद की श्रेणी में आता है। एससीसी सूट के रूप में वो फाइल होता है और उसका निस्तारण भी सिविल कोर्ट्स में जल्दी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सक्सेशन की। सक्सेशन होता है उत्तराधिकार। जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के, या कह सकते हैं कि जैसे बैंकों में आपने देखा होगा कि नॉमिनीज वगैरह होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना नॉमिनी नियुक्त किए या बिना अपनी वसीयत किए उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके परिवारीजन होते हैं या उसके आश्रित जो लोग होते हैं वो सक्सेशन फाइल करते हैं। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होने में, कोई भी उसका एसेट है या प्रॉपर्टी है, वो अगर उसके वारिसों के नाम पे ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत आती है तो वहां पे सक्सेशन फाइल किया जाता है, यानी कि उत्तराधिकार। इसका एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। ये भी पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ही होता है कि आपका जैसा जिस अमाउंट का सक्सेशन बनना होगा उस हिसाब से कोर्ट में फाइल होगा, लेकिन जिस भी कोर्ट में ये फाइल होगा वो सक्सेशन के नाम से जाना जाएगा और वही कोर्ट इस मुकदमे को डिसाइड करेगी और आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसके आधार पे जो आप मृत व्यक्ति के जो एसेट्स थे या जो भी उसका अमाउंट था, किसी भी मान लीजिए बैंक में अगर था, बिना नॉमिनी के उसकी डेथ हो गई, तो वहां से उस बैंक से आप वो पैसा ले सकते हैं, या जो भी एसेट्स उस व्यक्ति के नाम पे रहेंगे, जिसके नाम पे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा उसके नाम पे वो सारे एसेट्स, वो सारे पैसे जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ये हुआ सक्सेशन। सक्सेशन से ही मिलता जुलता एक बनता है प्रोबेट। प्रोबेट में क्या होता है, जैसे सक्सेशन में मैंने बताया कि बिना विल के अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पे सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो प्रोबेट होता है, प्रोबेट में विल तो होती है लेकिन वो विल जैसे रजिस्टर्ड विल नहीं होती है। उस विल को कोर्ट द्वारा सर्टिफाई कराया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं एक मुकदमा दायर किया जाता है और उस मुकदमे के अंतर्गत वो जो विल रहती है उसी विल को कोर्ट जो है सर्टिफाई करती है कि हाँ ये विल सही है या नहीं सही है। अगर कोर्ट उसको सर्टिफाई कर देता है तो वो प्रोबेट की श्रेणी में आता है और फिर वो विल वैसे ही काम करेगी जैसे कि आपकी रजिस्टर्ड विल काम करती है। इसके बाद बात करते हैं सिविल अपील की। सिविल अपील जो होती है वो सिविल जो कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं, जब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो उसमें आप देखने को पाएंगे कि सिविल अपील किन किन ऑर्डर्स पे हो सकती है। तो अभी यहां मैं जो बता रहा हूं वो पूरे के पूरे मूलवाद के जो निर्णय होता है उस पर जो अपील होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे। तो जैसे आपका जो मूलवाद है वो अगर मेरिट पे डिसाइड हो जाता है, यानी कि दोनों पक्षों को जब सुन के और दोनों पक्षों के साक्ष्य लेकर जब सिविल वाद डिसाइड कर दिया जाता है तो वहां पे जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, यानी कि जिसके खिलाफ ऑर्डर पारित किया गया है, वो पार्टी अपील करती है। सिविल अपील उसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में सीए भी लिखा जाता है। सीए नंबर आपने देखा होगा अक्सर लिखा रहता है, तो वो सिविल अपील है। इसके अलावा एक और है सिविल रिवीजन।
सिविल रिवीजन को सिविल निगरानी भी हिंदी में कहा जाता है, सिविल निगरानी या सिविल रिवीजन कह सकते हैं। सिविल रिवीजन में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि मूलवाद जब पूरी तरह से डिसाइड हो जाता है तो उस पर सिविल अपील होती है। लेकिन सिविल रिवीजन में क्या होता है कि सपोज आपका जो मूलवाद चल रहा है उसमें आपने कोई एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन आपके खिलाफ उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर हो जाता है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ जो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं हर डेट पे, उन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है रिवीजन में जाया जा सकता है। इसके विषय में भी जो प्रावधान है वो सीपीसी में दिया गया है। इन सभी पे मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें थी जो एक सिविल कोर्ट में या सिविल केसेस में यूज की जाती हैं, जो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता बंधु हैं वो इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आप निसंकोच इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं, या आपको किसी भी चीज से संबंधित कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को बेझिझक इस वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट हो, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, मैं उन सभी को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी से निवेदन इतना ही है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही इस चैनल को बनाए रखें। आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा जूनियर अधिवक्ताओं तक पहुंचाएं। खासकर इस वीडियो को, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि जो हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिन्हें आपको सीखने में 4-5 महीने 6 महीने लग जाते। उन सारी डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आगे भी मैं अगले पार्ट्स में इसके आगे की चीजें बताऊंगा कि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो यूज किए जाते हैं सिविल कोर्ट्स में, उनके क्या मतलब होते हैं और वो क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, और इस चैनल को ऐसे ही आप प्रचारित और प्रसारित करते रहें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।